सुबह सुबह पानी मुंह पर फेंके जाने के साथ टिया की नींद खुली। पानी उसके ऊपर डालने वाली उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। ये रोज का था। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? टिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अपनी सौतेली माँ बहन दोनों से पहले से ही नफरत थी। आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा टिया के पापा हृदय के सामने टिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी अच्छी बड़ी प्यारी बेटी और बहन बनती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो बाहर काम करते थे। वो एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। टिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत थी। उसके पापा ने आज एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का सच में उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस लिप्सा का रोना गाना सुनकर ही उन्होंने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, जबकि वो लड़का लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। पकड़े जाने पर लिप्सा ने सारा इल्जाम टिया पर लगा दिया। हृदय ने कहा कि उसने उसकी इज्जत की भी नहीं सोची। उन्होंने कहा कि वो सच में उसकी नाजायज औलाद है। वो एहसान फरामोश है कि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उसके एहसान का ये सिला दे रही है। ईदिया और लिप्सा ने जो नाटक किया था, उसकी वजह से हृदय ने टिया को बहुत मारा था। लिप्सा के बॉयफ्रेंड ने भी उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। टिया को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। बचपन से ही वो अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी। उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो जिंदगी भर ढो रहे हैं। टिया को आज दो जिंदगी के सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला तो वो जिस लड़की से वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया। वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था, क्योंकि टिया उसे खुद को कभी छूने नहीं देती थी इसलिए। और दूसरा धोखा उसके पापा से मिला था, जिन्होंने आज कह दिया था कि वो बस एक बोझ है। ये सब याद करके टिया रोने लगी। अब रोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ, अगर और मार नहीं खानी है तो। ये लिप्सा ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने भी कहा। लगता है रात के मार खाने से पेट नहीं भरा है, और मार खानी है क्या? ये उसकी सौतेली माँ ने कहा। तो टिया रोने लगी। तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया? आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कहूंगी कि तूने मुझ पर अटैक कर दिया है। तभी टिया रोते हुए बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। और रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठी और बाथरूम में गई और फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में गई। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे और रोते हुए सारा काम करने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में गई। उसे आज का खाना भी नहीं दिया गया। वो कमरे में बैठकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा, क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? मुझे भी क्यों नहीं लेती गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ।
और ये कहकर टिया रोने लगी। टिया बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी थी कि कोई भी देखकर पागल हो जाता था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और वो अपने कॉलेज के सबसे हैंडसम हंक अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। अव्यांश ने उसे गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बस उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। पर टिया ने कभी भी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया था। कॉलेज में एक और खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही घमंडी थी और वो अव्यांश को पसंद करती थी। उस लड़की का नाम साहना राय था। वो बहुत अमीर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। अव्यांश टिया के साथ बोर हो गया था, इसलिए उसने सहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। सहाना ने टिया को बहुत बेइज्जत किया था पूरे कॉलेज के सामने। उसका मजाक बनाकर रख दिया था दोनों ने। सब लोग टिया पर हंसने लगे थे। टिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो चुपचाप सहने वाली लड़की थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था। वो इतनी भोली थी कि वो कॉलेज के ही कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपना खर्चा चलाती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे कोई पैसा नहीं देते थे। टिया जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसने 1 साल गैप भी किया था। पैसों की कमी की वजह से वो इस साल सेकेंड ईयर में थी। वो टॉपर थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। रात को एक नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नजर लिप्सा पर पड़ी जो नशे में थी। उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे और लड़के उसे बुरी नजर से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और लिप्सा को पकड़ लिया। लिप्सा का तो सारा नशा ही उतर गया। एक लड़का बोला, "हे बेबी, कम ऑन, लेट्स एंजॉय।" तो दूसरा लड़का बोला, "आज की रात को हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो।" वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, "प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो।" तीसरा लड़का बोला, "ऐसे कैसे जाने दें बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय।" तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए बोली, "मेरी छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो।" तो एक लड़का सोचते हुए बोला, "ऐसा क्या है, जरा देखें तो सही।" तो लिप्सा ने जल्दी से अपने फोन में टिया की फोटो दिखाकर कहा, "ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना?" तो सभी लड़के देखने लगे। एक लड़का बोला, "ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है?" तो लिप्सा बोली, "वो तो घर में है, उसे बुलाना पड़ेगा।" तो दूसरा लड़का बोला, "किसने मना कर रखा है?" लिप्सा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, "उसके लिए कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी।" तभी एक लड़का बोला, "तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो?" तो लिप्सा बोली, "ऐसे ही कुछ समझ लो।" तभी दूसरा लड़का बोला, "कितना चाहिए?" लिप्सा बोली, 50 लाख। एक लड़का जो दिखने में बहुत अमीर था वो बोला, "डन।" और जल्दी से चेकबुक निकाली और उसमें 50 लाख अमाउंट भरकर साइन करके लिप्सा को दे दिया। लिप्सा ने अपना फोन देखा, फिर टिया को कॉल किया। टिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, "टिया, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो।" तो टिया बोली, "क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं?" तो लिप्सा बोली, "टिया, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बाहर आ जाओ, मुझे बचा लो।" टिया हड़बड़ा गई और बोली, "मैं आ रही हूँ," और फोन रखा। वो इसलिए उसे बचाना नहीं चाहती थी कि वो उसकी बहन थी।
बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। भले ही उसने उसे कितना ही मारा पीटा था, उसने उसे कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, पर उसे बहन मानती थी और नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। वो अंदर गई। टिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे लाने के लिए टिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी और लिप्सा के पास गई और बोली, दी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तो लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है, और उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था और उसे अंदर ले जाकर उसने टिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। टिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। और वो चारों हंसने लगे। टिया डर गई। वो दरवाजे की तरफ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, दी, दी, प्लीज हेल्प मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाया। टिया उसे छोड़ने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। टिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बाहर के शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे क्या अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है? बस तेरे साथ मजे ही तो करना चाहते हैं, तू है कि हाथ पर मारे जा रही है? एक लड़के ने टिया के कपड़े के बाजू फाड़ दिए। टिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा। उन्हें एक फर्श पर परछाई दिखी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। टिया को एक उम्मीद जगी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने टिया को देखा। टिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का बोला, तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने का मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो लड़का बोला, तुम इस लड़की को बचाना नहीं चाहते तो यहां से निकल जाओ। वो आदमी जाने लगा। टिया रोने लगी और अपनी फूटी किस्मत कोसने लगी। वो सोचने लगी कि वो मर क्यों नहीं गई थी। एक लड़का जिसने टिया के पैर पकड़ रखे थे, वो बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 2 कदम दूर जा गिरा। तो उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए। उस आदमी ने उन तीनों को संभलने का मौका नहीं दिया और चारों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। टिया तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। वो चारों अधमरे पड़े हुए थे। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उनके पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख बोला था ना तुम लोगों ने, इसमें 1 करोड़ है, अपना अच्छे से इलाज कर लेना। तभी वहां 5 आदमी और आ गए। एक लड़का बोला, क्या हुआ, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने टिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और टिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है,
इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर पर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? तो वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। और उसने टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से चले गए। बाहर 4-5 मर्सिडीज खड़ी थी। वो उनमें बैठकर चले गए। वो गाड़ियां सड़क पर चलने लगी और एक आलीशान घर के सामने रुकी। वो आदमी टिया को बाहों में लिए एक आदमी के बैक सीट के डोर ओपन करने के बाद निकला। वो आदमी बहुत अमीर इंसान था। वो जितना अमीर था उतना ही खतरनाक था। उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलकें झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। वो आदमी बहुत हैंडसम था और उसका भाई भी। उसके साथ जो 4 आदमी और थे वो भी बहुत हैंडसम थे। उनकी गाड़ियां उस आलीशान घर के पार्किंग लॉट में रुकी थी। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाने और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने वेपन्स देता था, लेकिन विदेशों में भारी कीमत में बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में मांग थी। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता था। उसके साथ साथ कई और अलग अलग बिजनेस भी करता था। उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। वो सच में ही वेपन्स किंग था। कंपनी के बनाए हुए वेपन को दुनिया भर की मिलिट्री एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए विदेशी सरकारें भी मांगती थी। हथियारों को खरीदने के लिए भी विदेशी सरकारें कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थीं। उस आदमी की उम्र 33 साल थी। वो बहुत ही यंग, हैंडसम और चार्मिंग था। उस पर अमीर घराने की लड़कियां मरती थीं। यही नहीं, आम लड़कियां भी उससे शादी करना चाहती थीं। उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वो गे है। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। वो गुस्से में बहुत भयानक लगता था। बिजनेस की दुनिया में उसे एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौंद डालता था। उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी टेक्नोलॉजी पावर्स भी थी। मतलब वो एक हैकर भी था। वो इंडिया का वेपन्स किंग था। वो आर्यन खानदान का बड़ा बेटा था। लोग उसके दादाजी और उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत इज्जतदार खानदान से था। वो इहित आर्यन का बड़ा पोता था। उसका नाम अश्वत इहित आर्यन था। उसके छोटे भाई का नाम आदित्य इहित आर्यन था। आदित्य अश्वत से 8 साल छोटा था। उनके साथ उनका मैनेजर प्रत्यूष, पीए ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था और बाकी बॉडीगार्ड्स थे। अंदर जाने से पहले आदित्य बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप एक लड़की को उठा ले आए हो। अश्वत ने उसे घूर कर देखा। अभ्रम ने कहा, हाँ अश्व, तेरा छोटा भाई सही कह रहा है। ऊपर से तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले। लड़की देखकर तो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूं। ये कहकर वो भाग गया। तभी आदित्य ने कहा, धोखेबाज कहीं का, भाई ऐसे धोखेबाज दोस्त ना पाला करो। तब तक अश्वत टिया को लेकर अंदर जा चुका था। फिलहाल उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसके दादाजी लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। वो हमेशा ऐसा करते थे। उन्हें अपने पोतों की बहुत चिंता थी। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे। पर अश्वत शादी करने को राजी ही नहीं था। उसके दादाजी ने देखा कि उसका पोता एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर आ रहा है। वो बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी भी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, क्योंकि अश्वत हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी लड़कियों से। बाकी लोग भी अंदर आए। आदित्य प्रत्यूष के पीछे छुप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो।
दरअसल बात ये थी कि आदित्य ने थोड़ा सा पी रखा था। अगर उसके दादाजी को पता चलता तो बहुत डांटते और नाराज भी होते, इसलिए वो चुप रहा। दादाजी बोले, ये लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? आदित्य बोला, दादाजी, मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए। मैंने कहा था ना भाई, दादाजी नाराज होंगे, अब भुगतो। उनके दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया। वो बोले, अच्छा, तो 4वीं से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अश्वत्थ शांति से बोला, हाँ। ये सुनकर तो आदित्य लगभग बेहोश होने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि उसका भाई गे है। यही नहीं, सब हैरान रह गए। उसके दादाजी बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, बस मुझे अपना पड़पोता देखना है। आदित्य मन में सोचने लगा, ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, दादाजी को परपोती या परपोता देखना है। हे भगवान, भाई करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था आप गे हो या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चार्वी को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? फिलहाल उसे अपना भाई नहीं कोई और नजर आ रहा था। वो झट से बोला, दादाजी, मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी ने तो टिया को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है तुमसे बहुत छोटी है। अश्वत्थ के बोलने से पहले आदित्य बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। भाई 33 के हैं और शायद मेरी भाभी ही कोई 21, 22, 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए मेरे भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूंगा? दादाजी, कौन सा मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है? भाई से पूछ लो ना, मुझे भी आज ही पता चला है, उनको एग्जैक्ट एज पता होगी। ये सुनकर सब अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ बोला, हम बाद में बात करेंगे, ये बेहोश हो गई है। तभी दादाजी बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं, हम कल तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ये सुनकर आदित्य चक्कर खाकर गिरते गिरते बचा। अश्वत्थ टिया को लेकर चला गया। आदित्य ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत ही गंभीर विचार विमर्श कर रहा हो। सब चले गए, वही अकेला लिविंग रूम में था। अश्वत्थ ने एक सर्वेंट ईशना को इंटरकॉम से बुलाया और बोला कि इस लड़की के कपड़े चेंज कर दो। तो ईशना ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ अपने रूम में ही अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईशना आई और वो थोड़ी परेशान थी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईशना बोली, बिग बॉस, बात ये है कि, और वो चुप हो गई। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? ईशना बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके शरीर पर मारपीट के जख्मों के निशान हैं। वो अभी भी ताजे हैं। शायद एक दिन पहले उसे बुरी तरह से मारा गया है। अश्वत्थ सीधे बेडरूम में आया और देखा ईशना ने टिया को पीठ के बल लिटा दिया था और उसके शरीर को ब्लैंकेट से ढक रखा था। अश्वत्थ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ टिया के पीठ को ही देखा। उसके बाजू पर भी निशान थे। वो बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। ये कहकर उसने डॉक्टर को फोन लगाया। दादाजी सो गए थे।
पर आदित्य लिविंग रूम में ही इधर उधर घूम रहा था। जब उसने डॉक्टर नैना को आते देखा, वो सोचने लगा, डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही हैं? किसने बुलाया? उसने डॉक्टर नैना का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी आधी रात को? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। अब आदित्य सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो सीधे अश्वथ के रूम में चली गई। वो अश्वथ के बेड पर किसी लड़की को देखकर हैरान थी। वो मजाक करते हुए बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वथ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, ना कि मैं गे हूं या नहीं हूं इसके लिए नहीं। अपना काम पूरा कीजिए। और अपने बेडरूम से ही अटैच बार में चला गया। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। वो प्लानिंग कर रहा था। उसे एक अच्छा आइडिया मिल गया था। वो चारवी सहाय से शादी नहीं करना चाहता था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चारवी जितनी अच्छी दिखती थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। अश्वथ लोगों की नीयत पहचान लेता था। उसकी अपनी नजरों से चारवी भी नहीं बच पाई थी, पर चारवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था। उसने टिया की फोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। टिया फिलहाल उसके लिए चारवी से बचाने वाली एक तलवार थी। उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। ये प्लान टिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। फिलहाल टिया की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। एक झटके में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके लिए तो अश्वथ एहित आर्यन एक मसीहा था, जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी। पर अश्वथ राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत खतरनाक था। अश्वथ के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो वही जानता था। सुबह बेडरूम की खिड़की से लगे पर्दों से चलते हुए सूरज की किरणें टिया के चेहरे पर पड़ने लगी। टिया की आंखें खुलने लगी। उसने चारों तरफ देखा। खुद को कहीं और देखकर वो घबरा गई और तुरंत उठ गई। अश्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। टिया ने खुद को देखा और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। दरअसल उसके घाव पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। टिया उल्टा पुल्टा सोचने लगी। उसकी नजर काम कर रहे अश्वथ पर पड़ी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा था। अश्वथ के चेहरे पर अलग ही नूर था, जो उसे सबसे अलग बनाता था। टिया को रात की याद आई। वो सोचने लगी कि जिसने उसे बचाया, शायद उसी ने उसका फायदा भी उठाया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। अश्वथ ने नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, तो तुम उठ गई। उसने टिया का फेस देखकर ही पता लगा लिया था कि टिया क्या सोच रही है। उसने लैपटॉप कॉफी टेबल पर रखा और उठकर उसकी तरफ आने लगा। टिया घबरा गई और ब्लैंकेट कसकर पकड़कर पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जहां तक कपड़ों की बात है, तो मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे। तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। टिया डरते हुए बोली, क्या आपने मेरी जान बचाई थी? तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो। मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ देकर तुम्हें बचाया है। 1 करोड़ जानती हो इसमें कितने जीरो होते हैं? टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ ने अपना जाल फेंका और बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो इतना पैसा नहीं कमा सकती। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है, तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो। अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करती जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं,
टिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। अश्वथ सही तो कह रहा था। वो अगर जिंदगी भर भी कमाती तो 1 करोड़ नहीं कमा पाती। उसके लिए तो 1000 भी बहुत होते थे। यहां तो 1 करोड़ की बात हो रही थी। तभी अश्वथ बोला, मैंने कुछ कहा? तुम अब मेरी चीज हो। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझी? तो टिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो कर भी क्या सकती थी? वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ सही कह रहा था। अगर वो घर जाती तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे घर से निकाल ही देते। फिर पता नहीं वो कहां भटकती रहती। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अश्वथ ने कहा, वेरी गुड, वो बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। टिया कंफ्यूज थी और डरी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, गो नाउ। तो टिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए उतरी। वो डर से कांप रही थी। अश्वथ ने उसे देखा और अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया इतनी घबरा गई कि उसकी धड़कन कम ज्यादा हो रही थी। अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया और बड़े से चौड़े और लंबे बाथटब में टिया को लेटा दिया और अजीब नजर से देखते हुए कहा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और ब्लैंकेट का एक छोर पकड़ा। टिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो लगभग रोने ही वाली थी। अश्वथ ने उसे छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं, सारा सामान है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हीटर में पानी गर्म है। टिया शांत हुई और चारों तरफ देखा। वो हैरान थी। वो एक साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम में थी। उसने नल चालू किया। आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा ओपन हुआ। अश्वथ ने नजरें उठाकर देखा, टिया बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। अश्वथ ने टिया के लिए आरामदायक कपड़े रखवा दिए थे, जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। अश्वथ इस वक्त विक्टर के भेजे हुए टिया के बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था। तभी अश्वथ ने कहा, वहां क्यों खड़ी हो? टिया चुप रही। अश्वथ ने कहा, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो। ऐसा नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। टिया डरते हुए आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की चाल देखकर बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे सामने पहुंचने के लिए तुम्हें 4 साल लगेंगे। टिया जल्दी से आई और उसके सामने एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई, जैसे अश्वथ उसका कोई टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? टिया चुप रही। अश्वथ उसे देखते ही समझ गया था कि वो बहुत ही संकोची लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। उसने लैपटॉप नीचे रखा और खड़ा हो गया। टिया ने उसे देखा कि अश्वथ उसकी हाइट से बहुत ज्यादा लंबा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के सामने वो एक छोटी सी चूहिया हो। टिया की हाइट भी अच्छी थी, पर वो सिर्फ उसके सीने तक ही पहुंच सकती थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी सी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। और वो आगे चलने लगा। टिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए, जहां पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ गार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। आदित्य बोला, दादाजी, लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने उन्हें देखा। वो दोनों आए। अश्वथ अपनी चेयर पर बैठ गया, पर टिया खड़ी रही। तभी दादाजी बोले, अरे बेटा, डरो मत, बैठो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह की पैरानॉर्मल वार्ड में तो नहीं पहुंच गई है।
वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। वो बोला, बैठ जाओ। तब भी टिया वैसे ही खड़ी रही। अपने सामने इतने हैंडसम आदमियों की फौज देखकर वो तो हैरान थी। तभी आदित्य ने कहा, भाई आप शायद भूल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कौन करता है? दादाजी बोले, अश्वथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसे कौन करता है? तुम तो आकर बैठ गए हो, उसे बिठाओ। अश्वथ ने अजीब नजरों से टिया को देखा और उसका हाथ पकड़ा और चेयर पर अपने पास बिठाया। सर्वेंट ने सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया। टिया सच में बहुत भूखी थी, पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। तो आदित्य ने टिया को देखा और खाना छोड़कर टिया को फूंक मारी। उसकी इस हरकत से सब हैरान थे। टिया को तो वो बड़ा अजीब लगा। आदित्य बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक ही फूंक से उड़ा देगा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तभी अश्वथ बोला, खाना खाओ और ठीक से खाओ। उसने जानबूझकर सर्वेंट से टिया को बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करवाया था, ताकि टिया पेट भरकर खा सके। टिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था। उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। जब वो हंस रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। सब उसे ही देखने लगे। फिर सबने आदित्य को देखा, जो खाए जा रहा था। उसे होश ही नहीं था। दादाजी और अश्वथ को छोड़कर सब हंसने लगे। आदित्य सबको हंसता देखकर बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्यूष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओह माय गॉड, आदि तुम ऐसे खाना खाते हो? सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है? ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अश्वथ ने टिया को देखा। टिया ने जब उसे देखा तो चुप हो गई। वो डर गई और सिर नीचे कर लिया। आदित्य ने टिया को देखा और बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांट तो नहीं दिया? टिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और अचानक ही उसके मुंह से निकला, भाभी। तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सुनकर टिया लगभग बेहोश होने वाली थी। वो चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड किसकी? तो दादाजी अश्वथ को अजीब नजरों से देखने लगे। आदित्य अपने भाई के बचाव में बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी? अच्छा मैं तो भूल गया, आप इसलिए ऐसा बोल रही हैं ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है। डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पर आपको लाए हैं। डोंट वरी, मैं हमेशा आपकी साइड में रहूंगा। हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। और उसने अश्वथ को देखा और अपने दादाजी की नजरों से बचते हुए एक आंख मारी। टिया शॉक्ड रह गई। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और आंखों में इशारा किया, जैसे वो बोल रहा हो, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है जो तुम चुका नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं जैसा कहूं वैसा करो। मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं। टिया को समझ आ गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। तभी अश्वथ ने कहा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे ऐतराज होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर ऐतराज होता तो रात को ही तुम्हें घुसने नहीं देता। मुझे खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो।
अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं भी कितने दिन तक जिंदा रहूंगा। बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य बोला, दादाजी, बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़े ना है कि मार्केट गए, वहां से खरीदे और घर ले आए। बच्चे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और आपको किसने कहा? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं। इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। तभी प्रत्युष बोला, हाँ दादाजी, आप हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। आपको तो अभी 200 साल तक जीना है। इस बात पर दादाजी बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल तक जीऊं, तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से जल्दी से शादी कर ले। मैंने पंडित जी से बात की है। वो बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्यों ना आज ही शादी कर लो। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वत्थ शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। टिया मन में बोली, शादी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्या चाहते हो? वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। अश्वत्थ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थर थर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया। टिया तो उसके पकड़ते ही और ज्यादा कांपने लगी। अश्वत्थ उससे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूं? याद रखो, आई एम योर बॉस। ये सुनकर टिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। वैसे भी वो अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी अपने पापा को ऐसा कुछ नहीं दिखाती थी। वो हमेशा उनके सामने ऐसा दिखाती थी कि वो खुश है। ये कहो कि अपने दर्द छुपाने में महारत हासिल कर ली थी उसने। अश्वत्थ उसकी उंगलियों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने लगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर दे। एक तरह से वो उसे शांत कर रहा था। अश्वत्थ के छूने से टिया के अंदर बिजली के झटके लग रहे थे। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अश्वत्थ के छूने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, उसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तभी आदित्य जोर से दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाओ वाओ, यानी मेरे भाई की शादी? पर दादाजी, इतने कम टाइम में तो। इस बात पर दादाजी बोले, तुम सबको तो पता ही है, अगर इस शादी को हम सीक्रेट नहीं रखते हैं तो मेरी पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो ये सुनकर अश्वत्थ बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? तभी आदित्य ने कहा, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे। टिया की तो हालत खराब हो रही थी। वो इतने सदमे में थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी शादी हो गई। अश्वत्थ ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। अश्वत्थ के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही थे। फिलहाल वो लोग तो पीकर टुन्न पड़े थे, जैसे अश्वत्थ की नहीं उनकी शादी हुई हो। टिया ने खुद को बड़े से मिरर में देखा। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहन रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत था और कस्टम मेड था, और वो पिंक कलर में था। पिंक कलर उसका फेवरेट कलर था। उसका सपना था कि उसकी शादी हो तो वो ऐसे ही कपड़े पहनकर शादी करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। उसे केयर टेकर्स ने अच्छे से तैयार किया था। उसने अपने मांग पर लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी के वक्त अश्वत्थ का मांग में सिंदूर भरना याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह का डिजाइनर पतली चेन का नेकलेस था। उसमें डबल ए का सिंबल था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था।
वो बड़े ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो मन में बोली, डबल ए मीन्स सर का नाम क्या है? और वो सोचने लगी। तभी अश्वथ बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डबल ए मीन्स अश्वथ आर्यन। तो टिया आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जो टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। तभी अश्वथ बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तभी टिया डरते हुए बोली, जी मैं समझ गई। चलो, मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूं। ये कहकर उसने टिया की बाजू को पकड़कर उसे खड़ा किया। टिया तो डर के मारे कांप रही थी। अश्वथ ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी बैठ गया और बोला, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता होंगे ना वाइफ के काम। हाँ। गुड। मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारे 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है, और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वथ उसे सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने लगा। टिया बस हाँ हाँ बोल रही थी, उसके अलावा बोल भी क्या सकती थी। सुबह टिया अच्छी और सुकून की नींद सोई। वो अभी भी नहीं उठी थी। अश्वथ सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। एक हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। टिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धड़ाम। उसके बाद एक और आवाज आई। आवाज टिया के दर्द में चीखने की थी। उसकी चीख सुनकर सब भाग कर आए, पर डोर के पास रुक गए। अरे, अब तो अश्वथ की शादी हो गई है, अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही मुंह उठाए जाना उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। इस बात पर ओहस बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। रचित ने कहा, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है, तो खाक कुछ करेगा, उसे तो ये भी सिखाना पड़ेगा। इस बात पर ओहस बोला, तुम भी तो सिंगल हो, और जोर से हंसने लगा। अश्वथ का चीफ बॉडीगार्ड ओरियन, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे और उसने अपने कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहन रखे थे, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लगता था, वो चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सिंगल हैं, पर अब हमारे बिग बॉस मैरिड हैं। टिया कराहने लगी। अश्वथ बिल्कुल शांत था। टिया को देखकर बोला, तुम क्या कोई सपना देख रही थी? टिया ने महसूस किया कि उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था। उसने खुद को देखा, वो हैरान रह गई। उसके कपड़े चेंज थे। उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अश्वथ के रूल्स रेगुलेशन सुनते सुनते सोफे पर ही सो गई थी। फिर उसके कपड़े किसने? वो हकलाते हुए बोली, सर आपने मेरे कपड़े? अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने कर दिया। ये सुनते ही वो जोर से चिल्लाई। इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वो सब सीधे बदतमीजी के साथ अंदर घुस आए। वो ऐसे घुस आए थे जैसे कोई आतंकवादी घुस आए हो। आदित्य बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? ओरियन ने टिया को देखा और बोला,
अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। इस बात पर आदित्य बोला, ऐसे कैसे चलें? पहले पता तो चले हुआ क्या है। अश्वथ बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। ओरियन सबको धक्का देते हुए बाहर निकाल लाया। तभी आदित्य बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन ने कहा, अरे यंग मैडम भी वहां रहती हैं, हमें अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। इस बात पर आदित्य बोला, तो क्या शर्मीला बनकर जाना पड़ेगा? प्रत्युष का मन कर रहा था आदित्य को पकड़कर पीट डाले। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वायरिंग अलग ही थी, वो हमेशा से अलग ही सोचता था। तभी प्रत्युष बोला, अरे मेरे भाई, तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उनके क्वालिटी टाइम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। इस बात पर आदित्य बोला, पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है। ओरियन ने कहा, चुप, अब चलो। फिर सभी आदित्य को उठाकर ले गए। टिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अश्वथ शांत रहा और बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो, तुम पर मेरा कर्ज है और ऊपर से तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो है ना मेरा। सॉरी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरा भी तो हक बनता है अपनी खरीदी हुई चीज को टेस्ट करने का। ये सुनकर टिया चुप हो गई। अश्वथ ने कहा, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुनते ही टिया का मन कर रहा था कि वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए और उसमें वो समा जाए। वो झेप गई। अश्वथ ने टिया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। टिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो फर्श को देख रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सिर उठाकर देखने की, और वहीं अश्वथ बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। उसकी बातें सुनकर टिया का मन कर रहा था कि वो गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाए। अश्वथ ने उसके मन की बात जान ली थी। वो बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई? और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर टिया शॉक्ड रह गई कि अश्वथ को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही थी। पूरी दुनिया को लगता था कि अश्वथ अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाई को भी यही लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोस्त इतना बेशरम भी हो सकता है। अश्वथ खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने टिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? आज पहली रसोई की रस्म करनी है। तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। समझ में आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? जी। तो अब जाओ, जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फौज है। अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछते हैं तो जवाब मत देना। वो लोग बड़े हरामी लोग हैं। ये सुनकर टिया मन में बोली, आप कौन से अच्छे हो? अब जाओगी भी या नहीं, या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में? अश्वथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि टिया उठ खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश्वथ ने मन में कहा, मैं कब से ऐसा हो गया हूं, कुछ भी बोले जा रहा हूं। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सोचकर वो अपने काम में लग गया। टिया मन में बोली, हे भगवान, किससे शादी कर ली मैंने? इतनी फूटी किस्मत, उससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। वो पहले फ्रेश हुई और फिर ब्रश किया, फिर नहाई। वहां पहले से ही उसके लिए सब रेडी था। बाथटब में पानी भरा हुआ था और सब कुछ था। कपड़े भी रख दिए गए थे। टिया ने कपड़े देखे। वो कपड़े बहुत महंगे और ब्रांडेड थे। उसने कपड़े पहने
और फिर बाहर आई। अश्वथ ने नजर उठाकर उसे देखा और बिना एक्सप्रेशन के बोला, अच्छी लग रही हो। टिया जल्दी से ड्रेसिंग रूम में गई और बालों में कंघी की और फिर तैयार होकर बाहर आई। बाहर आते ही वो हैरान रह गई। उस घर के सारे हैंडसम हंक्स उनके कमरे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, जैसे वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रही हो। टिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य ने कहा, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। टिया चौंक गई। ओरियन ने कहा, यंग मैडम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। टिया कुछ नहीं बोली। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी उस ड्रेस में। आदित्य ने कहा, आखिर भाभी किसकी हैं? अब भाभी, आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करेंगी। हम सभी प्राणी बहुत भूखे हैं, भूख से त्रस्त हैं। कृपया करके हम पर उपकार करेंगी। ये सुनकर टिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जॉन्सी आई और टिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते घुस आए। अश्वथ को पता था ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। वो बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है, कोई ऐसे आता है? इस बात पर प्रत्युष बोला, ओ रियली बॉस? तभी आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, एक बात बताओ, आपके और भाभी के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अभ्रम ने कहा, बैड मैनर्स गया भाड़ में, अब जल्दी से बता। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। इस बात पर अश्वथ ने कहा, मैं उसे नहीं जानता। फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। तभी रचित ने कहा, आई नो, वो मेकअप की दुकान 4वीं सहाय, एम आई राइट? इस बात पर प्रत्युष ने कहा, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। तभी आदित्य बोला, तो क्या आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? इस बात पर अश्वथ ने कहा, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूं? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। तभी ओरियन ने कहा, वैसे आपको नहीं लगता यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती हैं? ओजस बोला, हाँ, उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18-19 की निकली तो। इस बात पर अश्वथ ने कहा, वो 23 साल की है। ओरियन ने कहा, वो 23, तुम 33, वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। क्यों, खुश नहीं हो? अब तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। तभी प्रत्युष ने कहा, तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वथ सोचने लगा कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले मिले हैं। वो कुछ नहीं बोला। तभी रचित ने कहा, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगा। अश्वथ ने कहा, बत्ती सी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं होगी। बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? टिया आनंद अग्रवाल। इस बात पर ओजस ने कहा, आगे? और खुद ही फाइल ले ली और पढ़ने लगा। नाम टिया आनंद अग्रवाल, पिता हृदय अग्रवाल, मां उज्जवल